दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में अगले मॉक टेस्ट पेपर को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 28वें नंबर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में दोस्तों शुरुआत में 1 से लेकर 10 तक में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर पर चर्चा किया। आगे 11 नंबर से चर्चा करना शुरू किया वो मॉक टेस्ट के ऊपर। आज हमारा 28वां है। इस प्रकार देखेंगे तो कुल 18वां मॉक टेस्ट हम अटेंड करने चल रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर मॉक टेस्ट पर कॉन्सेप्ट आपका बन गया तो हिंदी विषय में मुझे नहीं लगता कि एक भी सवाल आपका गलत होने वाला है। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए दोस्तों हम लोगों ने एक बुक लॉन्च किया है सिर्फ 75 रुपीज, 75 रुपए में, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के ये किताब आपके घर तक जा रही है। 10 दिन में आप इस किताब को 10 बार रिवाइज कर सकते हो और जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही गजब की किताब है दोस्तों, क्विक रिवीजन के लिए जबरदस्त किताब है। बाकी ये वाली किताब भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर दोनों दिया गया। आइए मुद्दे पे बात करते हैं, लेना न लेना वो आपकी मर्जी है। सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हो, मतलब अर्थ उसमें चिपका है। और मैंने आपको कई बार पढ़ाया, जहां कहीं चिपका हुआ अर्थ रहता है वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्योंकि श्लेष अलंकार में दोस्तों क्या होता है, इसकी खासियत है कि अर्थ यहां क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। यमक में क्या होता है दोस्तों, यमक में शब्द की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? शब्द की आवृत्ति होती। किंतु दोस्तों अर्थ क्या होते हैं, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ हर भिन्न भिन्न होते हैं, तब दोस्तों यमक होता है। उसी तरह अनुप्रास जो है दोस्तों, इसमें वर्ड की आवृत्ति होती है। किसकी? वर्ड यानी अक्षर की आवृत्ति होती है। जहां कहीं वर्ड की आवृत्ति हो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू के, ठीक है, ये सब च च च च च बार बार आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, रूपक की बात ही मत कीजिए। तो यहां पर जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। किया आपने सही जवाब, कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करा इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? जो भेद नहीं दोस्तों बताइए। सर कैसे बताएं, समझ में नहीं आता, अर्थ शब्द में हमें पता ही नहीं। आइए मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों। याद रखेंगे अलंकार के दो महत्वपूर्ण भेद, एक तो दोस्तों शब्दालंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार होता है, तीसरा भी होता है जिसका नाम है उभया अलंकार। उससे आपको मतलब नहीं है। शब्दालंकार जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, जैसे अनुप्रास, वहां वर्ड की आवृत्ति हो रही है, वहां भी दोस्तों चमत्कार पैदा हो सकता है। दूसरा यमक अलंकार, यहां शब्दों की आवृत्ति हो रही है, शब्द से चमत्कार पैदा हो जाता है। श्लेष सारे अर्थ चिपके होते हैं, इनसे भी चमत्कार पैदा होता है। ठीक है, इसी तरह वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है, वक्रधन उक्ति, टेढ़ी उक्ति को कहा जाता है, विप्सा अलंकार। ये सब दोस्तों अलंकार जो हैं किसके भेद हैं? शब्दालंकार के भेद हैं। और अर्थालंकार में दोस्तों क्या क्या आते हैं, जैसे जब हम किसी से उपमा करते हैं, उपमा देते हैं किसी की, जब उत्प्रेक्षा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो जाए। ठीक है, जब दोस्तों क्या हो जाए, उत्प्रेक्षा बाद रूपक याद रखिए, रूपक के बाद अतिशयोक्ति याद रखिए, अतिशयोक्ति अलंकार जब मामला को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसी तरह से आपका हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, जहां भ्रम की स्थिति बन जाए, भ्रांतिमान अलंकार। तो यहां पर क्या हो जाता है, अर्थालंकार। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा अर्था का भेद नहीं है, तो अर्था का भेद दोस्तों कौन सा नहीं, उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक के सभी भेद हैं। यमक जो है दोस्तों यह शब्दालंकार का भेद है, यह अर्थालंकार का भेद नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 बोलिए सही जवाब है। कहीं कोई दिक्कत हुई? नहीं होगा दिक्कत, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। आगे बढ़िए। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। ठीक है, कर इस पंक्ति में ना आपको खाली छंद बताना है। क्या बताना है? छंद बताना है। कह रहा दोहा है क्या? दोहा में दोस्तों कितनी कितनी मात्राएं होती? 13-11 मात्राएं होती। रोला में दोस्तों 11-13 मात्राएं होती। ठीक है, यानी याद रखें कुल 4-4 पद वाले सब हैं। चौपाई में 4 चरण, कितने चरण होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी? 16 मात्राएं। यहां पर दोस्तों 12 और 7 यानी कुल मिला के दोस्तों देखेंगे तो 19 मात्राएं। फिलहाल हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा दोस्तों कि इस पंक्ति में छंद बताइए। ये दोहा है, रोला? देखिए कंफर्म है कि रोला तो नहीं है। क्या नहीं दोस्तों? रोला तो नहीं है, बरवे भी नहीं होगा। ठीक है, यहां रटिएगा मत, ये दोहा है। क्या है दोस्तों? ये दोहे के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कह दोहा में कितनी मात्राएं होती? 24 होती है। अब देखिए तो बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, काटने से पहले समझना पड़ेगा। दोहा में दोस्तों प्रथम चरण, तृतीय चरण, प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 13 मात्राएं। और दोहा के द्वितीय चरण एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 11 मात्रा है। तो 13 धन 11 बराबर कितना हो जाएगा? 24 है भैया, गलत नहीं है।
यही दोस्तों क्या है, सही है। 24 मात्रा, 26, 28, 30 ये सब फर्जी बातें हैं, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोहा आता है, तो याद रखेगा यह आता है अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। परीक्षा में सवाल इतने भीतर से जाके दोस्तों पूछ लेता है, इसलिए आप पहले से याद रखिए, आगे चल के गलती मत कीजिएगा। मन रे तन कागद का पुतला, लागय बूद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आए मनुष्य, ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं दोस्तों कि अय मनुष्य, इस शरीर पर, इस तन पर तू कितना अहंकार करता है, कितना गुमान करता है। अरे जिस तरह से कागज पानी के पड़ते ही क्या हो जाता, छीड़ हो जाता, नष्ट हो जाता, उसी तरह एक समय ऐसा आएगा जब इस शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तो ये मनुष्य ये सब छोड़, पढ़ाई लिखाई छोड़, अब परमात्मा को याद कर, ठीक है, करना चाहिए याद। परमात्मा में विश्वास जरूरी है, विश्वास से मन की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन बाकी चीजें भी जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल पूछा इस पंक्ति में कौन सा रस है, भक्ति तो नहीं है। लोगों को लगा भगवान की भक्ति हो रही, नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्रृंगार तो तब करिएगा जब वहां पर नायक नायिका के बिना श्रृंगार की चर्चा क्यों करना भाई, ठीक है। रोना गाना है नहीं यहाँ पर दोस्तों, शांत रस है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, हम कहते जरूर अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद। क्या होता है दोस्तों, निर्वेद। लेकिन दोस्तों याद रखेगा, भरत मुनि कहते हैं शांत रस किसी प्रकार का रस नहीं होता है। भरत मुनि के जमाने में रसों की संख्या 8 मानी जाती थी। भरत मुनि जब चले गए उसके बाद 9 रस आया। करा सही विकल्प चुनिए। करा कि साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में दोस्तों अंतिम माना जाता है, तो 9वां रस ही किसे माना जाता है, शांत रस को। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, निर्वेद हो जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या दोस्तों, क्रोध हो जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, रति हो जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, उत्साह हो जाता है, ठीक है। ये सब जानते रहिए, नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भरत मुनि जबकि कितना मानते दोस्तों, याद रखेगा, भरत मुनि कहते नहीं, रसों की संख्या कितनी थी, 8। उसके बाद शांत रस को जुड़ने से हो गई 9। उसके बाद भगवत वत्सल, जिसे वात्सल्य रस कहते हैं, उसके जुड़ने से हो गई 10, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते संख्या पहुंच गई 11 तक। वर्तमान में देखेंगे तो रसों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। करा दाल भात में मूसल चंद, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। दाल भात में मूसल चंद, करा अपने आप को बहुत समझना नहीं, बेकार में दखल देना, हाँ ये कर सकते हैं। भोजन में कंकड़, भोजन के पीछे नहीं, बेकार में दखल देना। दाल भात में मूसल चंद, जब दो लोग बात करते हैं तो तीसरे को टोकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं दाल भात में मूसल चंद, बेकार में दखल देना। जहां आपकी आवश्यकता ना हो वहां पे न बोलिए तो ज्यादा बेहतर है। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने मतलब एक बार देखिए, अगर आपको क्रोध है ना, तो क्रोध में किसी और का नुकसान आप नहीं करेंगे, सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। मान लिया कांच पर, कांच टूट गया, उसका भी दांड आप भरेंगे, आपको चोट लगा, उसका भी हिसाब किताब आप ही को करना है। तो क्रोध में व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, दूसरे का नहीं, ठीक है। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, कर टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, नहीं। चिंता छोड़ो सुख से जियो, नहीं। नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, गलत। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। कहीं पर दोस्तों नुकसान हो जाए, यदि उस समय आपको क्रोध आएगा तो नुकसान में नुकसान ही बढ़ जाएगा। जैसे माइनस माइनस जोड़ा ना तो प्लस हो जाएगा, वही वाला हालत हो जाएगा, ठीक है। तो नुकसान में क्रोध किया तो और नुकसान दे तेरी, उससे अच्छा है कि क्रोध ही ना करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब। करा भारत के स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द जो दोस्तों ढूंढना है। भारत बिल्कुल सही, के बिल्कुल सही, ओहो स्त्री, ओ स्त्री, कल आना। स्त्री जब लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन अच्छा ये जो स्त्री है दोस्तों ये एक वचन है। क्या है दोस्तों, यह एक वचन है। लेकिन जब दोस्तों आप बहुवचन बनाते हैं, जब आप क्या करते हैं, जब कभी आप बहुवचन बनाते हैं तब याद रखेगा जो मात्रा होता है वह ह्रस्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ह्रस्व यानी छोटी मात्रा। कई सारे एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे आप लिखते हैं मछली, मछली लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा, लेकिन जब मछली का बहुवचन करते हैं मछलियां तो मात्रा क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे दोस्तों जब आप लिखते हैं नदी तो नदी में बड़ी की मात्रा, लेकिन जब आप नदियां लिखते हैं तो नदियां में क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ स्त्रियों दोस्तों क्या था, गलत था, यही आपको ढूंढना था, आपने ढूंढ के बता दिया। अगले सवाल पर आइए। करा दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव कीजिए, जो सही है वो बताइए। करा स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। क्या किसी को स्वभाव के प्रतिकूल कार्य करना चाहिए? अरे जैसा आपका स्वभाव है आप वैसा कार्य कीजिए, ठीक है। प्रतिकूल नहीं दोस्तों, अनुकूल कहिए। करा स्वभावारूप, यहां देखिए छिपा हुआ, यहां करा है स्वभाव धन अनुरूप, ठीक है।
अनुरूप, लेकिन दोस्तों ये गलत लिख दिया, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। स्वभाव के अनुरूप दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें वह कार्य करना चाहिए। ये जवाब दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। करा किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी की बात को स्पष्ट अगर आपको करना है, देखिए लोप का मतलब होता है, लोप का क्या हो जाता है दोस्तों, ये तो रिक्त स्थान हो जाएगा। लाघव चिन्ह दोस्तों ये समाप्ति सूचक होता है। क्या होता है दोस्तों, यह क्या होता है, लाघव चिन्ह को हम समाप्ति सूचक कहते हैं, और लोप को हम क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक का नाम देते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान। ठीक है, इससे संबंधित होता है। रेखांकन दोस्तों क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट यानी क्या होता है, कोई ना कोई महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द जब होता है दोस्तों तो उसके लिए होता है। यहां पर दोस्तों विवरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं दोस्तों, यहां पे लिखा है संज्ञा, तो संज्ञा को डिस्क्राइब करने के लिए लगाते हैं चिन्ह, यही क्या है दोस्तों, यही चिन्ह है विवरण चिन्ह। जब आप इस संज्ञा की क्या करते हैं, इधर लाकर क्या करते हैं दोस्तों, जब आप व्याख्या करते हैं, इसके बारे में और डिटेल बताते हैं, उसके लिए दोस्तों इस विवरण चिन्ह का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई ना, अब तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। अब जाके जमाना आया जब हम साधारण को मिश्र में बदलते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है, देखिए अगर संयुक्त की पूछता तो कहते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु और इसलिए। ठीक है, ये सब तो संयुक्त का हो जाएगा। और मिश्र में क्या पढ़ा था, जब तब, अब तब, जब तब, यद्यपि, जद्यपि, यदि, वदि, सब जैसा आ जाए, कि, ये सब दोस्तों किसका पहचान, तो याद रखिए। चलिए लिख लेते हैं एक बार, यद्यपि आ जाए, ठीक है, या कहीं पर दोस्तों यदि आ जाए, या दोस्तों जब जब तब आ जाए। ठीक है, जब आ जाए, तब आ जाए, या कहीं पे की आ जाए। ठीक है, तो ये सब दोस्तों मिश्र वाक्य का पहचान है। कह रहा है कि हमने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। बहुत बढ़िया, उसने उस पुस्तकालय को नहीं, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ठीक है, उसने उस पुस्तकालय, देखिए यहां हमने की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो खरीदा नहीं। अगर हमने खरीदा होता तो यहां बोलता कि हमने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो हमारी बात मत कीजिए। अगर हमारी बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा, हम नहीं जा रहे हैं खरीदने, बात खत्म। करा उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्रा का था। अरे यार, सब सही लिख कर कहीं गोबर कर दिया। ठीक है, करा उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, ये ठीक है। करा उसने उस पुस्तकालय, फिर मिस्टेक कर दिया, पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से दोस्तों अगर आप परीक्षा में गड़बड़ करके आ गए भैया, तो मेरा दोस्त फिर से न दीजिएगा। कह रहा दही बड़ा में दोस्तों कौन सा समास है, ठीक है, तो दही बड़ा में हम कहते हैं दोस्तों दही में डूबा बड़ा। ठीक है, क्या कहते हैं, दही में डूबा बड़ा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर 2 चीजें मानी जाती। कई बार दोस्तों इसे तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, तत्पुरुष। और कई बार दोस्तों इसे कर्मधारय समास माना जाता है। क्या माना जाता है, कर्मधारय। आप बताइए क्या किया जाए। ठीक है, यहां दही में डूबा मतलब दही के भीतर डूबा, यहां पर कई बार अधिकरण तत्पुरुष मान लिया जाता है। ठीक है, तो आज की डेट में दोस्तों क्या मानेंगे, तत्पुरुष। ठीक है, लेकिन कई बार परीक्षा में कर्मधारय भी मिलता है। भैया माफ कीजिए, आप जितना गूगल सर्च करेंगे हर जगह अलग अलग बातें बताई गई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कर्मधारय भी माना गया है, तत्पुरुष भी माना गया है। मेरे हिसाब से अभी आप तत्पुरुष मानिए, परीक्षा में यदि ऑप्शन न दिया हो तो आप दोस्तों कर्मधारय मान लीजिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन तत्पुरुष का न हो तो। ठीक है, आगे बढ़िए। घुड़सवार मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़े पर सवार। और में और पर दोस्तों किसका पहचान होता है, याद रखेंगे, यह अधिकरण का पहचान होता है। अधिकरण जानते हैं ना, अधिकरण का पहचान क्या होता है दोस्तों, में और पर। ठीक है, तो घोड़े में सवार नहीं, घोड़े पर सवार, घोड़ा सवार आदि, घोड़ा और सवार गलत, यहां पर याद रखेंगे। और यह किस के अंतर्गत आएगा दोस्तों, आएगा अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और याद रखिएगा। कहिए कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से चल रही बात ना। चलिए, करण निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण दोस्तों कौन सा है, महाधन, औदार्य, महोदार्य। मैंने बताया था कहीं पर भी दोस्तों औ की मात्रा अगर दिख जाए ना तो आप हमेशा वृद्धि स्वर संधि कीजिएगा। यहां पर ये कंफर्म है कि यण नहीं है। महाधन उत्सव, कहीं पर दोस्तों आपको ओ चिन्ह मिल जाए ना तो याद रखिएगा ए ओ अर, ये दोस्तों गुण संधि की पहचान होती, तो यह भी आपका जवाब नहीं है। मनुधन, अंतर बड़ा मनवंतर, मैंने आपको समझाया था कहीं भी य या व के साथ कोई अर्ध वर्ण आ जाए, क्या आ जाए,
अर्धवर्ण आ जाए तो प्रायः वह क्या होता है, यण होता है। इस प्रकार दोस्तों ये सही हो जाएगा। वधूधन उत्सव, यहाँ पर दोस्तों बड़ा उ आ रहा है, जहां कहीं दोस्तों दीर्घ मात्रा नजर आ जाए, दीर्घ मात्रा में आपको आ नजर आ सकता है, आपको बड़ी ई नजर आ सकता है, आपको बड़ा ऊ नजर आ सकता है, आपको बड़ा री नजर आ सकता है, ये इतनी चीजें आ सकती हैं, याद रखेंगे। तो वहां दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। 3 नंबर दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कर अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा अनुधन एषण, क्या हो जाएगा, अनुधन एषण करेगा, अन्वेषण हो जाएगा। अन्वे अन्वे गलत लिखा, ये भी गलत लिखा, एषण करिएगा, वेषण नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 फिर से दोस्तों आपका जवाब क्या हो गया, सही हो गया, ये आप याद रखिए। कह खंडहर और लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कहां लगता है दोस्तों, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, कहां लगता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। अब जैसे दोस्तों खंडहर लिखा है तो खंडहर में दोस्तों क्या हो जाएगा, हर प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह से लुटेरा दिया है तो लुटेरा में याद रखेंगे एरा प्रत्यय होता है, क्या होता है, एरा। तो हर और एरा याद रखेगा, ईला आज वत, ये सब दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आप तो देख के भी लग रहा होगा कि भाई यही सही है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, खा चुका था मतलब दोस्तों यहां कार्य पूर्ण हो गया, ठीक है। और जहां दोस्तों कार्य पूर्ण हो जाए, ठीक है, मैं खाना खा चुका था, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए संदिग्ध दोस्तों कब होगा, जहां पर संदेह का भाव आ जाए। यहां पे तो संदिग्ध जैसा कुछ है नहीं। आसन्न दोस्तों कब होता है, जो कार्य अभी अभी हुआ हो, ठीक है, अगर अभी अभी हुआ हो, ठीक है, अभी अभी हुआ हो कार्य, तब दोस्तों आप आसन्न करेंगे, सामान्य मत करिएगा, क्योंकि कार्य यहां पर पूर्ण हो चुका है, इस वजह से आप सीधे पूर्ण भूतकाल कहिए, यही आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ज्यादा टेंशन चिंता न कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, जो विशेषण है दोस्तों चुनिए। विशेषण करता क्या दोस्तों, विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। विशेषण का काम ही क्या दोस्तों, विशेषण का काम है विशेषता बताना, विशेषता बताना ही दोस्तों इसका काम है, याद रखेंगे। अब देखिए सुंदरता, ये तो दोस्तों विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सा शब्द विशेषण है, ये विशेषता बताने के लिए। सुंदर शब्द, जैसे लड़की बड़ी सुंदर है तो सुंदर विशेषण है दोस्तों, ठीक है। सुंदरता विशेषण नहीं है, कभी भी नहीं दोस्तों। वह व्यक्ति बहुत विद्वान है तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, विद्वान, ठीक है। तो विद्वान शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, याद रखेंगे। आप समझिए ना, जैसे मैं कहूं दोस्तों व्यक्ति बड़ा विद्वान है, ठीक है, तो विद्वान शब्द क्या है, विद्वान हो गया, विदुषी हो गया। हाँ, भलाई की जगह दोस्तों अगर भला दे देता, क्या दे देता, भला दे देता, या सुंदरता की जगह दोस्तों सुंदर दे देता, ठीक है, सुंदर दे देता, तब दोस्तों ये दोनों क्या हो जाते, तब ये दोनों विशेषण हो जाते। लेकिन दिया नहीं ना, नहीं दिया तो अपने से क्यों दिमाग खर्च करना, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ये बताना कौन सा विशेषण नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा भयभीत, निर्भीक, भीरू और भय, विशेषण करता क्या है, विशेषता बताता। आपको खाली इतना ढूंढिए कि कौन सा विशेषता नहीं बता रहे, बताइए। तो कहा जाता ना लड़का भयभीत हो गया, तो भयभीत होना दोस्तों ये तो विशेषता बता रहा है, ठीक है। यानी ये तो दोस्तों विशेषण होगा, यह तो विशेषण है, ठीक है। कह रहा वह व्यक्ति निर्भीक था, किसी से डरता नहीं था, ठीक है, यह भी विशेषण है। भीरू माने क्या होता है दोस्तों, डरपोक, ठीक है, यह भी विशेषण है, ठीक है। लेकिन भय दोस्तों, भय जो शब्द है दोस्तों ये विशेष्य है। भय क्या दोस्तों, यह विशेष्य है, ठीक है। भय क्या है, विशेष्य है, इसी से भयभीत शब्द बना है। भयभीत विशेषण है, भय विशेष्य है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4। इसी वजह से आपने चुनकर यहां से अलग कर लिया, बस इतना सा बात देखिए, ठीक है। करा पेड़ से पत्ते गिरते, मैंने समझाया था जहां कहीं अलगाव का मामला आ जाए वहां जवाब क्या होता दोस्तों, अपादान। मैंने क्या क्या सिखाया कि कहीं भी दोस्तों डर की बात आ जाए, कहीं भी दोस्तों भय की बात आ जाए, कहीं भी दोस्तों लजाने शर्माने की बात आ जाए, लजाने की बात आ जाए, कहीं भी शर्माने की बात आ जाए, कहीं भी अलगाव की बात आ जाए, कहीं भी तुलना की बात आ जाए, कहीं भी दूरी की बात आ जाए, ये सब जगह पे अपादान कारक होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह अलगाव को दर्शा रहा है, इस वजह से दोस्तों अपादान कारक हो जाएगा। समाचार का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, समाचार स्वयं सदैव बहुवचन में आता है भैया, सदैव बहुवचन आपने पढ़ा होगा, सदैव बहुवचन। जैसे दोस्तों कभी भी आपके सामने हस्ताक्षर शब्द मिल जाए, कहीं कभी भी दोस्तों आपके सामने समाचार शब्द मिल जाए,
कभी भी दोस्तों आपके सामने प्राण शब्द मिल जाए, कभी भी आपके सामने आंसू शब्द मिल जाए, ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है दोस्तों, समाचार का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, समाचार ही होता है। और स्वयं में दोस्तों सदैव बहुवचन है। ये सारे शब्द मैंने आपको सिखाए पढ़ाए हैं, ये जो सदैव बहुवचन में आते हैं। इसी तरह से जितने लिक्विड आइटम होते हैं वो सदैव एक वचन में आते हैं, चाहे घी हो, चाहे पानी हो, चाहे वर्षा हो, ये सब दोस्तों एक वचन में आते हैं। कर विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। राजन, राजन दोस्तों राजा को कहा जाता है, तो राजा तो दोस्तों मेल हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। छात्र दोस्तों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, राजा की जगह दोस्तों रानी का था, तो रानी दोस्तों फीमेल हो जाता, ठीक है। उसी तरह से अगर छात्र की जगह छात्रा का था, तब दोस्तों ये छात्रा फीमेल हो जाता। सागर दोस्तों समुद्रों के नाम जो होते हैं वो भी मेल होते हैं, बल्कि नदी कह देता, झील कह देता, तब दोस्तों क्या माना जाता, तब उसे फीमेल मान सकते थे। यहाँ अग्रजा याद रखेगा, अग्रजा दोस्तों क्या है, अग्रज क्या कहा जाता, अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है, ठीक है। अग्रज किसे कहा जाता है, अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है। उसी प्रकार जो अग्रजा शब्द है यह बड़ी बहन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बड़ी बहन के लिए होता है। तो यहां पर दोस्तों यही फीमेल शब्द आपसे पूछा था कौन सा स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर 4 चुनाव कीजिए, यहां पर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। सदाचार में दोस्तों उपसर्ग क्या है, तो सदाचार का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो मिलता है आपको सत धन आचार। क्या मिलता है, शत धन आचार मिलता है। ये जो त है दोस्तों ये अपने तृतीय वर्ड में चेंज हो जाता है, त थ द, ठीक है। तो अपना पहला वर्ड जो है तीसरे में चेंज हो जाता है। फिलहाल आपका यहाँ सत दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है, ठीक है। शब्द के आरंभ में क्या लगता है दोस्तों, उपसर्ग लगता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कह रहा वैधव्य, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। वैधव्य किससे बना दोस्तों, तो वैध से दोस्तों वैधानिक बनता है, ठीक है। विधवा से दोस्तों क्या बना है, वैधव्य बना है, ठीक है। विधवा से किसका निर्माण हुआ है, वैधव्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। वैधव्य का निर्माण हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। विधवा किसे कहते हैं, जिसके पति का देहांत हो गया उसे विधवा, ठीक है। और जिसका पति हो उसे सधवा, जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहते हैं, विधुर, ठीक है। वो भी आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है, देखिए नहीं वाला पूछा और कोकिल का समानार्थी दोस्तों नहीं है, ठीक है। किसका समानार्थी, कोकिल। कोकिल दोस्तों कोयल को कहते हैं, कोकिल कोयल को कहते हैं, ठीक है। और श्यामा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पिक और मधुकरी में दोस्तों आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों परेशान मत होइएगा। पिक तो होता है लेकिन मधुकरी दोस्तों नहीं होता है। यहां पर आपसे पूछा कौन सा नहीं है, मधुकरी दोस्तों, मधुकर दोस्तों ये भौरा को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा, मधुकरी मत करिए। अगर यहां मधुकर लिखा होता, मधुकर, ठीक है, क्या लिखा होता, मधुकर लिखा होता, भ्रमर लिखा होता, ठीक है, मधुदीप लिखा होता, मधुदीप लिखा होता, ठीक है, या फिर भौरा लिखा होता, तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे। या फिर अली लिखा होता, क्या लिखा होता, अली, अली, अली पे ल पे छोटी की मात्रा, बड़ी मत करिएगा, बड़ी लगाते ही दोस्तों सखी हो जाएगा उसका, ठीक है। तो याद रखेंगे सब, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल करा अवली और आविल में दोस्तों क्या अंतर है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर लिखा दोस्तों कहीं पर अवली, अवली में ल पर बड़ी की मात्रा है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों पंक्ति, या फिर इसे कहा जाता है दोस्तों कतार। क्या कहा जाता है, कतार। लेकिन दोस्तों अगर लिखा कहीं पर आविल, तो आविल का मतलब होता है दोस्तों मलिन। क्या होता है, मलिन। या फिर इसे कहते हैं दोस्तों गंदा। क्या कहते हैं, गंदा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये अपने दिमाग में डालिए। सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द एक चैप्टर दोस्तों, उस चैप्टर से सवाल पूछा गया है। करा अरुण का अनेकार्थक दोस्तों आपको बताना, अरुण किसे कहते हैं, अरुण सूर्य को कहते हैं लेकिन गुलाबी नहीं होता। प्रातःकालीन सूर्य को कहते हैं लेकिन सिंदूर को नहीं कहते हैं। सिंदूर राग दोस्तों नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ सूर्य और नवीन दोस्तों याद रखेंगे, सूर्य और नवीन, ठीक है। सूर्य और नवीन के लिए दोस्तों आप यूज कर सकते हैं कौन सा शब्द, याद रखेंगे, सूर्य और नवीन नहीं, सूर्य को तो कहते हैं, नवीन को दोस्तों मत कहिए, ठीक है। नवीन को मत कहिए, नवीन का मतलब अरुण नहीं होता है, ठीक है। नवीन मतलब दोस्तों अरुण नहीं होता है। मुद्दा आता दोस्तों कि किसे कहते हैं ये, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, किसे कहते हैं, अरुण दे दिया ना, एक सेकंड सुनिए पहले, अरुण किसे कैसे कहते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं एक बार। सूर्य को कहते हैं, ये आप याद रखें। अरुण दोस्तों सूर्य के सारथी को कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, सूर्य के सारथी को कहते हैं। अरुण दोस्तों हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी हो सकता है अरुण, ठीक है। अरुण दोस्तों किसे कहते हैं, सारथी हो गया, ये हो गया अरुण। अरुण दोस्तों, अरुण जो शब्द है,
हाँ यार, एक चीज मिस्टेक हो रहा है, अरुण गुलाबी को भी कहते हैं आई थिंक, मुझे पूरा चांस है, ठीक है, गुलाबी को भी कहते हैं, सिंदूर तो नहीं है। पहला वाला ऑप्शन कर लो, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन कर लो। नवीन तो पक्का नहीं भाई, नवीन मतलब नया का, नवीन को नया कहा जाता है, नव्य कहा जाता है, ये सब होता है, लेकिन अरुण नहीं होता। अरुण दोस्तों, हाँ अरुण एक देवता भी है, अरुण देवता, ठीक है, अरुण दोस्तों देवता का भी नाम है, देवता का नाम है। वरुण मत कर लीजिएगा, वो तो वर्षा के देवता हैं, उनको छोड़ दीजिए, अरुण है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे। यहाँ गुलाबी कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन मार्क भी लगा दे रहा हूं, वैसे लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन मार्क क्लियर है, दिमाग में याद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो बड़ा सोचना पड़ता है कभी कभी, ऐसे अनेकार्थी शब्द, देखिए पर्यायवाची याद करना बड़ा आसान है, समश्रुत भिन्नार्थक याद करना आसान है, समानार्थी याद करना आसान है, विपरीत याद करना आसान है, लेकिन अनेकार्थी शब्द जहां एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ हों, जिनका कोई लेना देना ना हो। बताइए, सूरज को भी अरुण कहते हैं और सूरज के सारथी को भी अरुण कहते हैं, आप गूगल सर्च कीजिए, मतलब सूरज भी अरुण, उसका सारथी भी अरुण। हाँ, अब कहते तो कहते, क्या करेंगे बताइए, इसको जितना चाहे उतना गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, या किताब में ढूंढ सकते हैं, आपको जवाब ही मिलेगा। करा जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, असूर्य दर्शना नहीं, उसे कहते हैं असूर्य पश्या। क्या कहते हैं, जो स्त्री सूरज नहीं देख सकती उसे क्या कहते हैं, असूर्य पश्या कहते हैं। बड़ा अच्छा सा है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, लिख रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, साथ। अच्छा देखिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, केवल इतना पूछा दोस्तों, साथ नहीं है। अब या तो दोस्तों यहां बोल देता कि साथ क्यों नहीं है, क्या वो मर गई या फिर छोड़ के चली गई, ये भी तो बताना पड़ेगा। फिलहाल अगर साथ नहीं तो बोलेंगे विपत्निक। विदुर दोस्तों मत करिएगा, वियोगी भी नहीं करेगा। अपत्निक मतलब बिना पत्नी के होता है, अपत्निक मतलब बिना पत्नी के, ठीक है, बिना पत्नी के, ठीक है। फिलहाल यहाँ विपत्निक हो जाएगा, विपत्निक हो जाएगा, यहाँ बिना पत्नी का कोई लेन देना नहीं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती उसे दोस्तों कहते हैं। हाँ, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, ठीक है, जिस पुरुष के अगर स्त्री दोस्तों अगर पत्नी का निधन हो गया हो, पत्नी का निधन हो गया हो, तब दोस्तों उसे कहते हैं, तब उसे विदुर कहते हैं। क्या कहते हैं, विदुर। जैसे विधवा सदवा पढ़ते हैं उसी तरह से विदुर होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल ये भी है, करा निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, ठीक है। असुर का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है, असुर को निशाचर कहते हैं, निशाचर कहिए चाहे निशाचर चाहिए, ठीक है, निशाचर कहिए, एक ही बात है। धनुज कहते हैं, अनुज नहीं, राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं, ठीक है, धनुज कहते हैं, ठीक है सर। महाकाय दोस्तों किसे कहते हैं, महाकाय गणेश जी को कहते हैं, ठीक है। गजवदन भी इन्हें कहते हैं, गजानन भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, गजानन कहते हैं, विनायक कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय, ठीक है, सब दोस्तों इनके नाम हैं, याद रखेगा। कर व्याल उरग पन्नग, ये किसका पर्यायवाची है, भौरा का नहीं, भौरा का दोस्तों भ्रमर हो जाएगा, सब हाथी का भी नहीं, सियार का भी नहीं, ये सांप का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। सांप को ब्याल कहते हैं, सांप को उरग कहते हैं, पेट के बल चलने वाला, सांप को पन्नग कहते हैं, सांप को मणिधर कहते हैं, मणि को धारण करने वाला, सांप को विषधर कहते हैं, सांप को सर्प कहते हैं, सांप को नाग कहते हैं। ये सब दोस्तों किसके नाम हैं, सांप के नाम हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान में रखेंगे। करा अमित शब्द का विलोम क्या है, अमित का सुमित नहीं होता, कुमित नहीं होता, अमित का होता है दोस्तों परिमित। अमित का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, अमित का विलोम क्या हो जाता है, परिमित हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह अंत का अनंत हो जाता है, अंत शब्द पढ़ते हैं ना, अंत का विलोम क्या हो जाता है, अनंत। जिसका कोई अंत ना हो, अंत है तो अंत कहेंगे, अनंत, ठीक है। या फिर दोस्तों कई बार आदि का दोस्तों अंत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आदि का दोस्तों क्या विलोम पढ़ते हैं, अंत पढ़ते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द दोस्तों बताइए, तो एक तरफ लिखिए तत्सम, ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हों और वही प्रयुक्त हो रहे हैं, जिसमें रूप परिवर्तन हो गया तद्भव हो जाएगा। जैसे कान दोस्तों क्या है, तद्भव शब्द है, कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है। जीभ दोस्तों क्या है, तद्भव शब्द है, जीभ का तत्सम क्या होता है, जिह्वा होता है। मुख दोस्तों क्या है, मुख आपका तत्सम शब्द है, यही जवाब हो जाएगा। और मुख का क्या हो जाता है, मुंह हो जाता है, चंद्रबिंदु। दांत के ऊपर दोस्तों चंद्रबिंदु रहेगा, दांत का क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आइए पुनः दोस्तों एक बार एक कॉलम बना लेते हैं, कॉलम से आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों अच्छे से क्लियर हो जाता होगा, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों आंख, कभी भी अगर चंद्रबिंदु दे रहा है ना तो आंख, ठीक है, चंद्रबिंदु वाला हमेशा दोस्तों तद्भव होता है, दिमाग में बिठाइए, ठीक है। इसी तरह दे दिया, अच्छा पहला ही मिल गया दोस्तों, ये तत्सम नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी नयन, नेत्र, दृग, ये तीनों के तीनों दोस्तों तत्सम भी हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो है
आंख के पर्यायवाची भी हैं। आंख को विलोचन कहते हैं, दृक् कहते हैं, नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, ये सब दोस्तों नाम। अक्षि कहते हैं, चक्षु कहते हैं, सब दोस्तों नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज मतलब जिसकी उत्पत्ति या तो हमारे देश में हुई हो या जिसकी उत्पत्ति का अता पता ना हो, दोनों चीजें। तो धरती, पेड़, पुस्तक, आग, याद रखें दोस्तों यहाँ पर जो पेड़ शब्द है यह देशज शब्द है। क्या दोस्तों? यह देशज शब्द है। बाकी दोस्तों धरती, पुस्तक, आग ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी जो है पहचानिए। वांग्मय दोस्तों, ठीक है, वांग्मय, ठीक है, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी, ठीक है। पहले याद रखें दोस्तों मिथिलेश कुमारी बिल्कुल गलत है, मिथिलेश नहीं होगा दोस्तों, मिथिलेश कुमारी होता है। क्या होता है दोस्तों? मिथिलेश कुमारी होता, मिथ नहीं दोस्तों होता है। वैमनस्य सही, उत्कर्ष सही है। वांग्मय दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, वैसे सही है वांग्मय, ठीक, अंगा वाला है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 4 चूज करिए, ये बिल्कुल दोस्तों गलत है, ये सही है। आप जो वांग्मय समझ रहे हैं कि वहां पे बिंदी कर दें, ग लिख दें, वैसे ये करिए ज्यादा सही। गंगा भी दोस्तों इसी तरह करिए तो ज्यादा सही है। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। क से लेकर म तक चलेंगे, क से लेकर म तक चलेंगे तो क वाला, च वाला, क वाला वर्ग, क वाला वर्ग, च वाला वर्ग, ट वाला वर्ग, त वाला और प वाला, यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितने वर्ड हो जाएंगे दोस्तों? 25 वर्ड हो जाएंगे, 25 वर्ड। फिर आ जाता दोस्तों य, र, ल, व, ये क्या होता है दोस्तों? इसको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ हो जाता है 4, 25 4 कितना हो गया? 29 हो गया। फिर क्या आ जाता है दोस्तों? श, श, स, ह, इसको कहते हैं ऊष्म। क्या कहते हैं? ऊष्म, ठीक है। तो 25 4 29 4 33 हो गया, ठीक है, 33 हो गया तो 33 जवाब दे दीजिए, ठीक है। बाकी का ऑप्शन तो गलत है। कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती? 33 होती है। मैंने जोड़ के दिखा दिया कैसे, ये आप जानिए। इसको दोस्तों स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। बाकी अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये भी आप याद रखिए। करा जनगणना 2001 के हिसाब से चाहे 1 कीजिए चाहे यहां आप 2011 कर लीजिए, तब भी आंकड़ा यही है। करा है कि सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखेंगे नंबर 1 पर दोस्तों भारत में सबसे अधिक बोली जाती हिंदी। नंबर 2 पर दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाती बांग्ला। क्या बोली जाती? बांग्ला। नंबर 3 पर सबसे ज्यादा बोली जाती मराठी। क्या बोली जाती है? मराठी भाषा। नंबर 4 पर दोस्तों कौन सी बोली जाती? याद रखेंगे तेलुगु भाषा। नंबर 5 पर दोस्तों कौन सी बोली जाती? तमिल भाषा। ये दोस्तों कम से कम आपको 5 याद होना चाहिए। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? बंगाली, क्योंकि हिंदी तो दिया नहीं, तो बंगाली दोस्तों कर लीजिए, ज्यादा सही हो जाएगा। बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़। और अगर दोस्तों ये पूछ देता विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखेंगे मंदारिन भाषा है। मंदारिन किस देश की भाषा दोस्तों? चीन की भाषा है मंदारिन, इसे आप याद रखेंगे। अगर वर्ल्ड वाइड पूछता तब दोस्तों आपका जवाब ये हो जाता। फिलहाल हिंदी में इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान के ठीक है 8वें भाग में दोस्तों कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, भी आप जानते होंगे। करा हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ब्रज नाम का कोई अपभ्रंश होता नहीं है। ब्राचड़ होता है लेकिन उससे नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश जो दोस्तों है, सौरसेनी अपभ्रंश है दोस्तों, ठीक है। हिंदी का विकास हुआ। हिंदी में दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही दोस्तों हम खड़ी हिंदी बोली की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ मागधी, ब्राचड़ दोस्तों ये सब क्या है? बिल्कुल गलत दिया हुआ है, यहां से ये आपका उत्तर नहीं। हाँ, ये पूछ सकता कि ब्राचड़ के अंतर्गत क्या आता है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश जो दोस्तों, इससे सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का, ठीक है। सिंधी का जन्म दोस्तों किससे हुआ? दोस्तों ब्राचड़ से हुआ, आप याद रखेंगे। और ये मागधी अपभ्रंश जो है दोस्तों, मागधी अपभ्रंश जो है, ठीक है, इससे दोस्तों आप वो पढ़ते हैं ना, बिहारी वगैरह भाषा पढ़ते हैं ना, ठीक है, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं? इससे बिहारी पैदा हुआ है, इससे बंगाली पैदा हुआ है, इससे उड़िया पैदा हुआ, उड़िया उड़ीसा की भाषा है, ठीक है, उड़िया पैदा हुआ है, असम की भाषा असमिया पैदा हुआ। ये सब का जन्म दोस्तों मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सौरसेनी जो अपभ्रंश है, इससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी हिंदी बोली, या फिर आप ब्रज की बात कीजिए, बुंदेली की बात कीजिए, कन्नौजी की बात कीजिए, सब दोस्तों उसी के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। याद रखेंगे दोस्तों, क्विक रिवीजन के लिए दोस्तों सबसे शानदार ये बुक है दोस्तों, केवल और केवल 75 रुपीज में दोस्तों ये किताब लॉन्च किया गया है बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। सोचो
क्विक रिवीजन बुक दोस्तों एक दिन में लेकर के ना आप 10-10 बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। बहुत गजब की बुक है दोस्तों, परीक्षा तक इसको चाट डालिए तो इतने सवाल फंसेंगे केवल जीएस के लिए। हिंदी तो यहां पढ़कर आप माहिर हो गए हैं, तो जीएस को भी दोस्तों अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और ये वाली बुक दोस्तों, इसमें आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर, 5 प्रीवियस ईयर पेपर बाकायदा सोल्यूशन के साथ, दोनों किताबें अगर आप ऑर्डर करते हैं दोस्तों तो 224 रुपए में दोनों किताबें आपको दी जा रही हैं। जल्दी से दोस्तों ले लीजिए, गजब की बुक है, इससे अच्छी कोई किताब आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों तो जो क्लास दिया जा रहा है इसका पीडीएफ आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन से या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ सेक्शन में आ जाइए, वहां एग्जाम वाले सेक्शन में जाइएगा, यूपी पुलिस में आकर आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक जितनी भी क्लास दिया गया सब कुछ दोस्तों हमने अपडेट कर दिया पीडीएफ वहां पे, आप वहां जाकर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेबसाइट है, ऊपर लिंक दिया गया है। बाकी कोई दिक्कत है डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर दिया गया, उस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।